एक रेस्क्यू मिशन जो देखते ही देखते एक परमानेंट मिलिट्री ऑक्यूपेशन बन गया। हम 1822 के उस दौर की बात कर रहे हैं जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने असम में एंट्री ली। हाँ, और सिविल सर्विसेज एग्जाम की तैयारी करने वालों के लिए ये टाइमलाइन बहुत रेलेवेंट है। ये मॉडर्न हिस्ट्री और कॉलोनियल एक्सपेंशन का एक की इवेंट है। हमारा बेस है इंपीरियल एम्बिशन एंड द ब्रिटिश लिबरेशन ऑफ असम। राइट। और हमारा मिशन यही है कि ईआईसी और बर्मीज के बीच का जो कॉन्फ्लिक्ट था उसे इम्पार्शली समझा जाए। अगर स्टार्ट करें तो 1822 में बर्मीज ने चट्टग्राम में कुछ ब्रिटिश लोगों को कैप्चर किया था। बिल्कुल, कस्टडी में उनकी डेथ हुई जिसने रिलेशंस बिल्कुल रूइन कर दिए। फिर बर्मीज ने शाहपुर में अपना फ्लैग होइस्ट किया और गोलपारा की तरफ बढ़े। एग्जैक्टली इसके रिस्पॉन्स में ईआईसी ने डिसाइड किया कि वो बर्मीज को ढाका, गोलपारा और ब्रह्मपुत्र वैली से अप्रूव कर देंगे। लेकिन ब्रह्मपुत्र वैली आते ही ब्रिटिश ने ओपनली क्लेम किया कि उनका मोटिव कॉन्क्वेस्ट नहीं है। हाँ, उन्होंने कहा कि वो असम को फ्री करने आए हैं। कर्नल रिचर्ड्स जब गुवाहाटी पहुंचे तो वहां अहोम नोबिलिटी ने उनका काफी आगे आकर वेलकम किया, क्योंकि फरवरी 1824 के प्रोक्लेमेशन में ब्रिटिश ने लोकल लोगों से कोऑपरेशन मांगा था ना। सही कहा, और अश्योर किया कि वो टेरिटरी को कॉलोनी नहीं बनाएंगे। प्रॉमिस था कि बर्मीज मिसरूल खत्म करके एक एफिशिएंट गवर्नमेंट बनाकर वो वापस चले जाएंगे। जो लोकल्स को बहुत अपीलिंग लगा होगा, क्योंकि उस वक्त बर्मीज रूल के अंडर कंडीशंस बहुत पैथेटिक थीं। बहुत ज्यादा लोगों का एंस्लेवमेंट हुआ, उन्हें बर्मा ले जाया गया, पॉपुलेशन डिक्रीज हुई, डिजीजेस फैली और एग्रीकल्चर पूरी तरह रूइन हो गया। तो इस एक्सट्रीम सफरिंग में ब्रिटिश एक उम्मीद लगे होंगे। लेकिन फिर बैटल्स हुए, राइट? बर्मीज अपर असम की तरफ भाग गए। हाँ, हडबार, कालियाबार और रंगालुगाच जैसे प्लेसेस पर। फिर ईआईसी एजेंट डेविड स्कॉट गुवाहाटी आए और गोलपारा तक टेरिटरी रीऑक्यूपाई कर ली। और इस रीऑक्यूपेशन के बाद ही एक्चुअल मिलिट्री रूल स्टार्ट हो गया। कर्नल रिचर्डसन को सोल एडमिनिस्ट्रेटर बना दिया गया। रहा से कछार तक का एरिया डायरेक्ट ईआईसी कंट्रोल में आ गया। तब जाकर लोगों को एक्चुअल इंपीरियलिस्ट मोटिव समझ आने लगा। लेकिन उन्हें ये मौका मिला कैसे? अहोम किंगडम में ऑलरेडी सिविल वॉर चल रहा था। वही सबसे बड़ा फैक्टर था। यूनिटी बिल्कुल नहीं थी और थ्रोन के लिए कई कैंडिडेट्स आपस में लड़ रहे थे। मतलब इस डिवाइडेड हाउस का उन्होंने पूरा फायदा उठाया। बिल्कुल, उन्होंने रीजन दिया कि एक और सिविल वॉर अवॉइड करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन वो अपने सोल कंट्रोल में रखेंगे। तो एक रेस्क्यू मिशन धीरे धीरे परमानेंट एडमिनिस्ट्रेशन बन गया। अगर हम डिटेल्स में जाएं तो 1820 के डेकेड में वहां एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स एडमिनिस्ट्रेशन और रेवेन्यू का सिस्टम बनाया गया था। हाँ, और इस नए सिस्टम ने वहां के पुराने स्ट्रक्चर को बिल्कुल बदल कर रख दिया था। एग्जैक्टली। हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि कैसे पुराने एडमिनिस्ट्रेशन को रिप्लेस करके ब्रिटिश रेवेन्यू सिस्टम वहां लागू किया गया। तो टाइमलाइन के हिसाब से शुरुआत करते हैं। नवंबर 1820 की बात है। इस टाइम पर डेविड स्कॉट को ब्रह्मपुत्र वैली की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी। अब क्वेश्चन ये है कि उस टाइम पर ये टेरिटरी कितनी बड़ी थी? मतलब अगर एक मैप को माइंड में लाएं तो इसका स्पैन कहां से कहां तक था? एरिया बहुत बड़ा था। अगर हम नॉर्थ की बात करें तो सिक्किम से लेकर साउथ में कचार और सिलहट तक का जो पूरा टेरिटरी था वो डेविड स्कॉट के कंट्रोल में दिया गया था। उन्हें एक्चुअली एजेंट टू द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया था इस एरिया के लिए, बिल कर सके। सही कहा। और डेविड स्कॉट का जो पुराना एक्सपीरियंस था वो उन्हें इस रोल के लिए एक परफेक्ट कैंडिडेट बनाता था। सो उन्होंने करियर की शुरुआत गोरखपुर में की थी। हाँ, मैं पढ़ रहा था कि वो वहां रजिस्ट्रार थे। राइट। और सिर्फ गोरखपुर ही नहीं, उन्होंने बंगाल के काफी अलग डिस्ट्रिक्ट्स में जज और मैजिस्ट्रेट के तौर पर काम किया था। वो गोलपारा और गैरो हिल्स के कलेक्टर भी रह चुके थे। और इसके अलावा सिलहट के जज भी थे वो, राइट? एग्जैक्टली। तो अगर आप उनका बैकग्राउंड देखें तो उन्हें लॉ, ऑर्डर और रेवेन्यू कलेक्शन, इन तीनों चीजों की बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग थी। एक तरह से कंपनी ने अपना सबसे एक्सपीरियंस्ड और रिलायबल ऑफिसर असाइन किया था। अब जब स्कॉट असम पहुंचे तो उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन को सेटअप करने के लिए क्या स्टेप्स लिए? क्योंकि अकेले इतने बड़े एरिया को मैनेज करना तो पॉसिबल नहीं था। इसलिए सबसे पहला मेजर स्टेप ये था कि एडमिनिस्ट्रेशन को स्मूथ बनाने के लिए असम को 2 डिविजन्स में डिवाइड कर दिया गया। ओके, 2 डिविजन्स। वो कौन कौन से थे? पहला था लोअर असम, जिसका हेडक्वार्टर गुवाहाटी को बनाया गया, और दूसरा था अपर असम, जिसका हेडक्वार्टर इनिशियली रंगपुर में था। हाँ, और सोर्सेज ये भी बताते हैं कि 1828 में जब वहां से मार्शल लॉ हटा लिया गया तो अपर असम का हेडक्वार्टर रंगपुर से शिफ्ट करके जोरहाट कर दिया गया था। बिल्कुल सही।
इस दौरान ऑफिसर्स के रोल्स में भी काफी चेंजेस आए। जैसे दिसंबर 1825 में लेफ्टिनेंट कर्नल रिचर्ड्स ने रिजाइन कर दिया था। वो कमिश्नर के पोस्ट पर थे, तो उनकी जगह पर नया अपॉइंटमेंट किसका हुआ? उनके बाद कैप्टन न्यूटविल को लाया गया और फिर उनके बाद लेफ्टिनेंट कर्नल कूपर आए। ये तो टॉप लेवल की बात हुई। गुवाहाटी में कैप्टन एडम वाइट को स्पेसिफिकली स्कॉट का असिस्टेंट बनाया गया। और गोलपारा के रेवेन्यू का क्या सिस्टम था? वहां रेवेन्यू चेक करने के लिए कैप्टन डेविडसन को रेवेन्यू ऑफिसर अपॉइंट किया गया था। ये सारे स्पेसिफिक ऑफिसेज और लोकेशन समझना काफी जरूरी है। मुझे स्कॉट की एक पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी बड़ी इंटरेस्टिंग लगी। अपर असम, जिसका बॉर्डर ब्रह्मपुत्र के नॉर्थ बैंक पर बिस्वनाथ तक था, वहां स्कॉट ने अचानक से पुराने अहोम अरिस्टोक्रेसी सिस्टम को खत्म नहीं किया। हाँ, उन्होंने एकदम से सब कुछ नहीं बदला। ये उनकी एक काफी कैलकुलेटेड स्ट्रैटेजी थी। स्कॉट जानते थे कि अगर उन्होंने अचानक से पुराने पावरफुल लोगों को उनकी पोजीशन से हटा दिया तो लोग रिवोल्ट कर देंगे। तो उन्होंने उन्हें शांत रखने के लिए क्या किया? उन्होंने उन पुराने एरिस्टोक्रेट्स को एक्चुअली ईस्ट इंडिया कंपनी में जॉब्स ऑफर की। उनका प्लान था कि इन्हें सिस्टम का हिस्सा बना लिया जाए ताकि कोई बड़ा विरोध न हो। लेकिन सोर्सेस के अकॉर्डिंग अहोम एरिस्टोक्रेट्स ने उनके ऑफर को रिजेक्ट कर दिया था। वो किसी और अथॉरिटी के अंडर काम नहीं करना चाहते थे। सही कहा। उनका अपना एक प्राइड था जिसकी वजह से उन्होंने ईआईसी के अंडर काम करने से मना कर दिया। अब कंपनी को इसका कोई ऑल्टरनेटिव चाहिए था, क्योंकि उन्हें लोग तो चाहिए थे काम चलाने के लिए। तो उन्होंने दूसरे रीजन से लोगों को बुलाया होगा। एग्जैक्टली। उन्होंने बंगाल से स्पेसिफिकली बंगाली यूथ्स को बुलाया ताकि वो आकर असम में कंपनी का एडमिनिस्ट्रेशन संभाल सकें। ये एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट तो क्लियर हो गया, लेकिन किसी भी नई टेरिटरी को कंट्रोल में रखने के लिए मिलिट्री प्रेजेंस सबसे बड़ा फैक्टर होता है। मिलिट्री स्ट्रक्चर में वहां क्या चेंजेस हुए इस टाइम पर? मिलिट्री में 1826 में एक बड़ा शिफ्ट देखने को मिला। जो परमानेंट ब्रिटिश सोल्जर्स वहां स्टेशन्ड थे, उन्हें वापस भेज दिया गया। तो वहां सिक्योरिटी के लिए किसको रखा गया? उनकी जगह एक नई फोर्स क्रिएट की गई जिसे असम लाइट इन्फेंट्री का नाम दिया गया। और इस नई इन्फेंट्री में कौन से सोल्जर्स थे? क्या इनमें भी बाहर से लोगों को लाया गया था? हाँ, इस इन्फेंट्री में मेनली हिंदुस्तानी, गोरखाज, मणिपुरीज और रंगपुर लोकल कोर के सोल्जर्स को शामिल किया गया था। और इनकी प्लेसमेंट भी बहुत स्ट्रेटेजिकली की गई थी। कहाँ स्टेशन किया था इनको? इनको 2 मेन जगहों पर रखा गया, बिस्वनाथ और सादिया, ताकि अगर कोई अचानक प्रॉब्लम आए तो वहां से इजीली कंट्रोल किया जा सके। तो एक स्ट्रॉन्ग मिलिट्री बेस और एडमिनिस्ट्रेशन सेट करने के बाद ब्रिटिशर्स अपने मेन फोकस पर आए होंगे, यानी रेवेन्यू। इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल सेक्टर बूम पर था और उन्हें इसको सपोर्ट करने के लिए लगातार फंड्स चाहिए थे। और इस फंड्स का एक बड़ा सोर्स डेफिनेटली वहां के रिसोर्सेज और टैक्स थे। लेकिन उन्होंने रेवेन्यू रूल्स अप्लाई करने में जल्दबाजी नहीं की। अपर असम में सबसे बड़ा चेंज ये किया गया कि उन्होंने पुराने पाइक सिस्टम को खत्म कर दिया। पाइक सिस्टम को थोड़ा सिंपल टर्म्स में समझते हैं। ये पुराना सिस्टम एक्चुअली था क्या? बेसिकली अहोम किंगडम के टाइम पर पाइक सिस्टम एक कंपल्सरी लेबर सिस्टम था। इसका मतलब ये था कि हर अडल्ट मेल को स्टेट के लिए फिजिकली कुछ दिन काम करना पड़ता था और उस मेहनत के बदले उसको जमीन मिलती थी। मतलब टैक्स कैश में नहीं बल्कि मेहनत के रूप में पे किया जाता था। एग्जैक्टली। लेकिन ब्रिटिशर्स को लेबर से ज्यादा उन्हें डायरेक्टली कैश की जरूरत थी, इसलिए उन्होंने इस सिस्टम को अबॉलिश कर दिया। तो अब लोग टैक्स कैश में कैसे देते थे? उन्होंने फिक्स कर दिया कि अब हर पाइक को 3 रुपीस पे करने होंगे। ये टैक्स उनके कल्टिवेटेड लैंड्स, होमस्टेड और गार्डन्स के लिए होता था। 3 रुपीस हर पर्सन से। और ये टैक्स कलेक्शन का काम किसको दिया गया? एक इंटरेस्टिंग अप्रोच ये थी कि टैक्स कलेक्ट करने का काम पुराने खेल स्टाफ को ही दिया गया। खेल स्टाफ? ये वही लोग थे जो पहले पाइक्स को मैनेज करते थे? हाँ, खेल पुराने सिस्टम का ही एक पार्ट था जहां ग्रुप्स मैनेज होते थे। कंपनी को लगा कि अगर वही फेमिलियर लोग टैक्स मांगेंगे तो लोकल लोग अपोज कम करेंगे। अपर असम के रेवेन्यू का जो जनरल मैनेजमेंट था वो अहोम टाइम के एक ऑफिसर को दिया गया। उनका नाम जनार्दन बरबुआ था, राइट? सही। जनार्दन बरबुआ को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई और उनकी हेल्प के लिए कुछ और ऑफिसर्स जैसे हजारिका, साइकिया और बोरा को भी रखा गया। और लोकल लेवल पर कंट्रोल करने के लिए डिस्ट्रिक्ट्स को भी छोटी यूनिट्स में डिवाइड किया गया था। उन्हें मौजाज कहते थे। हाँ, डिस्ट्रिक्ट्स को मौजाज में बांट दिया गया और इन अलग अलग एरियाज के लिए स्पेसिफिक लोग सेट किए गए थे। जैसे नागांव और राहा का जो रेवेन्यू कलेक्शन था उसमें 2 ऑफिसर्स अपॉइंट हुए। नागांव का कलेक्शन अरधन राय को मिला और राहा की ड्यूटी लता पानी फुकन को दी गई। ये डिटेल सोर्सेज में काफी क्लियरली मेंशन्ड है।
तो अपर असम में तो उन्होंने काफी हद तक पुराने सिस्टम के लोगों को ही इन्वॉल्व रखा। लोअर असम का क्या स्टेटस था? लोअर असम को उन्होंने डायरेक्ट ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर रखा। वहां ऑलरेडी कुछ छोटे स्टेट्स थे, जैसे डरंग, दिमोरिया, बेल्टोला और रानी। इन स्टेट्स ने एक अग्रीमेंट साइन किया कि वो एक फिक्स्ड रेट पर ही रेवेन्यू पे करेंगे। मतलब दोनों रीजन्स का रेवेन्यू स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग ऑपरेट कर रहा था। लोअर असम में डेविड स्कॉट ने पुराने परगानास वाले सिस्टम को चेंज नहीं किया था। हाँ, परगानास यानी मल्टीपल विलेजेस का एक ग्रुप, और हर परगाना का जो इंचार्ज होता था उसे चौधरी कहते थे। एक पर्सन तो पूरा टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकता, उनकी कोई डेडिकेटेड टीम होती होगी। बिल्कुल। कलेक्शन के अकाउंट मेंटेन करने और प्रॉपर्ली टैक्स लेने के लिए उन्होंने शिरीस्तार, तहबीलदार, पटवारीज और थकूरियास को अपॉइंट किया। सबका अपना स्पेसिफिक रोल था इस चेन में। इसके अलावा नागांव और राहा को गुवाहाटी के अंडर एक बिल्कुल अलग रेवेन्यू यूनिट बनाकर रखा गया था। जमीन के टैक्स के अलावा सोर्सेज बताते हैं कि उन्होंने लोगों के प्रोफेशन पर भी टैक्सेस लगा दिए थे। जो नए प्रोफेशनल टैक्सेस इंट्रोड्यूस किए गए थे, उनमें कौन-कौन शामिल था? इन्होंने स्पेसिफिकली उन ग्रुप्स को टारगेट किया जो फाइनेंशियली ठीक थे। वीवर्स यानी जो कपड़े बुनते थे, गोल्डस्मिथ्स, फिशरमैन और ब्रास वर्कर्स पर ये नए टैक्स लगाए गए। जो सबसे सरप्राइजिंग फैक्टर मुझे लगा वो था रेंट फ्री लैंड्स पर टैक्स लगाना। पहले के टाइम में कुछ जमीनें फ्री होती थी जिन पर कोई टैक्स नहीं था। आप देवोटर, ब्रह्मटर और धर्मोत्तर जमीनों की बात कर रहे हैं। जो रिलीजियस पर्पसेस या टेम्पल्स के लिए दी जाती थी। ब्रिटिशर्स ने उन पर भी रूल चेंज कर दिया। उन्होंने उन्हें कंप्लीटली टैक्स फ्री नहीं छोड़ा। ऐसे लैंड से हाफ टैक्स कलेक्ट किया जाने लगा, और इसको डायरेक्टली टैक्स बोलने की जगह उन्होंने एक टर्म यूज किया, कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन, ये एक अच्छा तरीका था डायरेक्टली टैक्स वर्ड अवॉइड करने का। इसके बाद लोअर असम में प्रॉपर लैंड सर्वे का काम भी शुरू हुआ ताकि एग्जैक्ट टैक्स निकाला जा सके। ये लैंड सर्वे कैप्टन मैथ्यूज के अंडर कंडक्ट किया गया था, और इस सर्वे का बेसिक फंडा ये था कि जमीन की टाइप चेक की जाए। जमीन को उन्होंने क्लासिफाई किया बस्ती लैंड, एरेबल लैंड और बैरन लैंड में। बस्ती लैंड यानी जहां लोग रह रहे हैं, एरेबल जहां एग्रीकल्चर होता था, और बैरन जो बिल्कुल वेस्ट जमीन थी। और इन सब में से एक स्पेसिफिक टाइप की कल्टीवेशन पर उन्होंने बहुत हैवी टैक्स लगाया था। वो थी ओपियम की कल्टीवेशन। ओपियम की डिमांड मार्केट में काफी थी उस वक्त। अगर स्पेसिफिक टैक्सेस की डिटेल्स देखें तो अलग अलग जगह इन टैक्सेस के अलग नाम थे। लोअर असम में हर पाइक पे 2 रुपीस का टैक्स था। इसको कॉमनली क्या कहते थे वहाँ? इसे लोकली घांदन कहा जाता था, और जब कोई पाइके 2 रुपीस पे करता था तो उसके बदले उसे 3 पूरा जमीन दी जाती थी, जिसे गमाती बोलते थे। और इसके अलावा हर पर्सन पर एक पोल टैक्स भी था। ये पोल टैक्स रीजन के हिसाब से अपना नाम बदल लेता था। जैसे कामरूप में इसको क्या बुलाते थे? कामरूप में इसको पोल टैक्स, पाइक टैक्स या प्लाउ टैक्स बोलते थे। प्लाउ टैक्स इसलिए क्योंकि इसको हल यानी प्लाउ की काउंटिंग के बेसिस पर चार्ज किया जाता था। जिसके पास जितने प्लाव उसको उतना टैक्स देना पड़ेगा। दरांग में भी इसका एक अलग नाम था ना? हाँ, दरांग में इसे मेस पॉट्स कहा जाता था, और नगाओ एरिया में इसे कैपिटेशन टैक्स बोलते थे। नेम्स अलग थे पर बेसिक रूल सेम था, मैक्सिमम रेवेन्यू कलेक्ट करना। अब इतना लंबा चौड़ा रेवेन्यू सिस्टम है तो ऑब्वियसली डिस्प्यूट भी होते होंगे। तो जुडिशरी या जस्टिस सिस्टम कैसा था इन डिस्प्यूट को हैंडल करने के लिए? छोटे लेवल पर इश्यूज रिजॉल्व करने के लिए डेविड स्कॉट ने लोकल लोगों की पंचायत्स बनाई। सिविल और क्रिमिनल जो छोटे केसेस होते थे वो वहीं हैंडल होते थे। और जो इम्पोर्टेंट और बड़े केसेस थे उनका प्रोसेस क्या था? जो केसेस इम्पोर्टेंट थे उन्हें कमिश्नर के असिस्टेंट्स हैंडल करते थे, और अगर किसी को इन असिस्टेंट्स के ऑर्डर से प्रॉब्लम है तो वो सीधे कमिश्नर को अपील कर सकता था। अपर असम और लोअर असम का जुडिशियल सेटअप डिफरेंट था या सेम? डिफरेंट था। अपर असम में सिविल केसेस को लोम्बोदीर बरफूकन देखते थे, और वहां के क्रिमिनल केसेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी जूनियर कमिश्नर के पास थी। और लोअर असम में कैसा सेटअप था? लोअर असम में प्रॉपर कोर्ट सेट की गई। वहां 2 सिविल कोर्ट्स और 1 क्रिमिनल कोर्ट फंक्शन कर रही थी। इसके अलावा स्कॉट ने वहां के पुलिस सिस्टम में भी काफी रिफॉर्म्स किए थे ताकि बेसिक लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे। एडमिनिस्ट्रेशन के अलावा स्कॉट ने कुछ ट्राइबल रिलेशंस भी बैलेंस किए थे। मोमारियाज और सिंह फोर्स के साथ उनके रिलेशंस काफी अच्छे थे। ये जरूरी था क्योंकि ये ट्राइब्स आगे चलकर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती थी अगर उन्हें इग्नोर किया जाता। डेविड स्कॉट ने ये सब प्रैक्टिकली ग्राउंड पर रहकर मैनेज किया, लेकिन 1831 में उनकी डेथ हो गई। उनकी सडन डेथ के बाद
वहाँ टेम्पररी अरेंजमेंट क्या किया गया? उनकी इमीडिएटली बाद क्रैपक्रॉफ्ट को एज अ टेम्पररी एजेंट और कमिश्नर ऑफ रंगपुर अपॉइंट किया गया। ये टेम्पररी था? उसके बाद अप्रैल 1832 में एक नया चैप्टर शुरू होता है जब टीसी रॉबर्टसन की एंट्री होती है। के टाइम पर एक काफी बड़ा पॉलिटिकल डिसीजन लिया गया। अपर असम में अहोम मोनार्की को वापस से रिस्टोर कर दिया गया। ये काफी अनएक्सपेक्टेड रहा होगा उस टाइम, और उनके रेवेन्यू के रिफॉर्म्स भी स्कॉट से काफी अलग थे। रॉबर्टसन ने जमीन की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों को फोकस में रखकर टैक्स को फिक्स किया। हाँ, रॉबर्टसन ने देखा कि कलेक्शन सिस्टम को ज्यादा सिस्टमैटिक करने की जरूरत है। उन्होंने स्पेसिफिकली कॉमन किसानों को टैक्स कलेक्टर्स के ऑपरेशन से बचाने के लिए एक नया रूल बनाया। उन्होंने किसानों को पट्टाज इशू करना शुरू किया। पट्टा, इसका कॉन्सेप्ट मतलब एक रिकॉर्ड हो गया जमीन और टैक्स का। एग्जैक्टली। और सिर्फ पट्टाज नहीं, उन्होंने ये रूल बनाया कि टैक्स पे करने के बाद रिसीट्स प्रॉपर्ली दी जाएंगी और इसकी एक रिकॉर्ड कॉपी हमेशा कलेक्टर ऑफिस में रखी जाएगी ताकि कोई ट्रांसपेरेंसी का इशू ना आए। बहुत सी चीजों पर, जैसे कामरूप में हाउस पर कैपिटेशन टैक्स लगता था, मतलब आपके घर के हिसाब से चार्ज। और दरांग में हार्थ पर टैक्स होता था। हार्थ यानी जहां आग जलाते हैं या स्टोव। और नावगांव में स्पेसिफिक हेड पर टैक्स लगाया जाता था। हर एक एंगल से रेवेन्यू सिस्टम को टाइट कर दिया गया था। जुडिशियल ऑफिसर्स के पावर्स को लेकर भी रॉबर्टसन ने चेंजेस किए थे। जूनियर रेवेन्यू ऑफिसर्स अब छोटे केसेस तो देख सकते थे। हाँ, छोटे केसेस देख सकते थे, पर एक बड़ा रिस्ट्रिक्शन था। वो बिना कलेक्टर की प्रॉपर परमिशन के किसी को भी पनिशमेंट नहीं दे सकते थे। पनिशमेंट डिसाइड करने की पावर सिर्फ टॉप लेवल ऑफिसर्स के पास होती थी। रॉबिन्सन के टाइम पर एडमिनिस्ट्रेशन और प्रॉपर्ली स्ट्रक्चर्ड हुआ। उन्होंने पूरे असम को 5 डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड कर दिया था। और हर एक डिस्ट्रिक्ट को एक ब्रिटिश ऑफिसर के डायरेक्ट अंडर रखा गया। इस रैंक को प्रिंसिपल असिस्टेंट बोलते थे और ये पोस्ट एक्सट्रीम पावर होल्ड करती थी क्योंकि एक ही पर्सन जज, मैजिस्ट्रेट और कलेक्टर तीनों की अथॉरिटी रखता था। तो प्रिंसिपल असिस्टेंट का डिस्ट्रिक्ट पर कंप्लीट होल्ड था। इनकी हेल्प के लिए असिस्टेंट्स होते थे। कोर्ट्स का स्ट्रक्चर इस समय पर कैसा बनाया गया? डिस्ट्रिक्ट लेवल पर प्रिंसिपल असिस्टेंट की कोर्ट सबसे बड़ी कोर्ट होती थी। वहां क्रिमिनल केसेस में प्रॉपर ज्यूरी सिस्टम यूज होता था और जो सबसे सीरियस क्रिमिनल केसेस होते थे वो आगे कमिश्नर को ट्रांसफर किए जाते थे। और इस बड़ी कोर्ट के नीचे लोअर कोर्ट्स भी एग्जिस्ट करती थी? हाँ, 2 लोअर कोर्ट्स बनाई गई थी, एक मुंशिफ्स कोर्ट और दूसरी पंचायत कोर्ट। इन कोर्ट्स का मेनली काम लोकल डिस्प्यूट्स को सेटल करना था। इन कोर्ट्स की लोकेशंस के बारे में सोर्सेज में क्लियर मेंशंस है, जैसे गुवाहाटी में सिविल पंचायत कोर्ट थी और चरियाद्वार, नौद्वार, बिश्वनाथ और नौगांव, इन 4 जगहों पर मुंशिफ्स कोर्ट्स एस्टैब्लिश की गई थीं। इन लोकेशंस पर कोर्ट होने से बेसिक जस्टिस सिस्टम फंक्शन कर पा रहा था। तो अगर इस पूरे टाइमलाइन को समराइज करें तो ये ट्रांजिशन काफी डिटेल्ड था। पुराने अहोम सिस्टम से स्टार्ट होकर डेविड स्कॉट के अर्ली डिविजन्स, बंगाली यूथ्स का आना, नए टैक्सेस और फाइनली टीसी रॉबर्टसन का सिस्टमैटिक एडमिनिस्ट्रेशन और पत्तास का इशू होना, हर स्टेप क्लियरली डॉक्यूमेंटेड है और बहुत सिस्टमैटिकली एग्जीक्यूट किया गया था। रॉबर्टसन ने जो पट्टास और टैक्स रिसीट्स का कॉन्सेप्ट लाया वो ऑफिशियली इसलिए था ताकि किसानों को ऑपरेशन से बचाया जा सके। ये सुनने में एक बहुत बड़ा रिफॉर्म लगता है, लेकिन अगर हम इस पूरे ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप को गौर से देखें तो क्या ये सारा डिटेल्ड रिकॉर्ड और पेपर वर्क सच में सिर्फ किसानों की भलाई और उन्हें बचाने के लिए था, या फिर ये ईस्ट इंडिया कंपनी का एक बिल्कुल परफेक्ट कैलकुलेटेड तरीका था ये इंश्योर करने का कि कोई भी इंसान उनके इस हेवी टैक्स जाल से किसी भी हाल में बाहर ना निकल पाए? अगर हम इन रिकॉर्ड्स की असल वजह और उसके पीछे के मोटिव को जानें। टीसी रॉबर्टसन के बाद कैप्टन जेंकिंस ने असम के कमिश्नर और गवर्नर जनरल के एजेंट का चार्ज लिया। यहाँ इम्पॉर्टेंट डिटेल ये है कि जेंकिंस असम के लिए कोई नए इंसान नहीं थे। अच्छा। हाँ, 1831 में उन्होंने पेम्बर्टन के साथ मिलकर कचार, मणिपुर और असम का एक लंबा सर्वे किया था और उस सर्वे की रिपोर्ट में उन्होंने एक बड़ी अहम बात हाईलाइट की थी। राइट, उनका वो वेस्टलैंड्स वाला कॉन्सेप्ट। एग्जैक्टली। उन्होंने स्पेसिफिकली पॉइंट आउट किया था कि ब्रिटिश कैपिटलिस्ट्स की मदद से असम की जो खाली ज़मीनें हैं, जिन्हें उस टाइम वेस्टलैंड्स कहा जाता था, उनका यूज़ होना चाहिए। उनका क्लियर विजन था कि इन ज़मीनों पर टी, शुगरकेन और इंडिगो की कल्टीवेशन डेवलप की जाए। तो मतलब एडमिनिस्ट्रेशन का चार्ज लेने से काफी साल पहले ही उनके माइंड में कमर्शियल ब्लूप्रिंट पूरी तरह तैयार था। उन्हें पता था कि असम की जमीन का पोटेंशियल क्या है। बिल्कुल।
और शायद यही एक्सपीरियंस था जिसकी वजह से उन्हें एक एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर वहां भेजा गया। और अगर हम डेवलपमेंट वाले काम की बात करें तो सोर्सेज बताते हैं कि जेंकिंस उनको चुने हुए ऑफिसर्स में से थे जिन्होंने असम की प्रोग्रेस के लिए काफ़ी प्लान्स बनाए। इनका नाम टी, कोल और ऑयल इंडस्ट्रीज की एस्टैब्लिशमेंट के साथ मेजरली जुड़ा हुआ है। अगर हम इसको पहले के एडमिनिस्ट्रेटर्स से कंपेयर करें जैसे डेविड स्कॉट, तो एक क्लियर पैटर्न समझ आता है। जैसे स्कॉट ने कांदाहार चेकपोस्ट हटाया था। राइट। स्कॉट ने उस चेकपोस्ट को इसलिए हटा दिया था क्योंकि उन्हें लगता था कि ये असम बंगाल के ट्रेड रिलेशंस में रुकावट बन रहा है। जेनकिंस ने आते ही इस पॉलिसी को और आगे बढ़ाया और बाकी के जितने भी चेकपोस्ट थे उन्हें हटा दिया। उनका पूरा फोकस ट्रेड और ट्रांसपोर्ट को स्मूथ बनाने पर था। लेकिन एक सेकंड, चेकपोस्ट हटाना तो आमतौर पर लोकल मर्चेंट्स और ट्रेड के लिए अच्छा माना जाता है। गुड्स का मूवमेंट ईजी हो जाता है। तो क्या ये सिर्फ लोकल इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए था या इसके पीछे कोई और एजेंडा था? ये एक बहुत वैलिड पॉइंट है। सरफेस पर देखने में तो यही लगता है कि ट्रेड फ्री हो रहा है, लेकिन अगर हम उस 1831 की रिपोर्ट को याद करें जहां ब्रिटिश कैपिटलिस्ट को इनवाइट करने की बात थी, तो चेकपोस्ट हटाने का मेन फायदा उन्हीं बड़ी इंडस्ट्रीज को हुआ जो वहां से रॉ मटेरियल एक्सट्रैक्ट करके बाहर भेजना चाहती थी। एग्जैक्टली। ट्रांसपोर्ट को फास्ट करने के लिए ही जेंकिंस के टाइम पर पहली बार ब्रह्मपुत्र रिवर में स्टीमशिप चली थी। रोड्स और ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशंस को बेहतर बनाया गया ताकि टी, कोल और ऑयल ईजिली ट्रांसपोर्ट हो सके। ऐसी तो इंफ्रास्ट्रक्चर बन तो रहा था, लेकिन एक्सट्रैक्शन के लिए एजुकेशन की फील्ड की बात करें तो सोर्सेज मेंशन करते हैं कि गुवाहाटी और शिवासागर में इंग्लिश मीडियम स्कूल्स ओपन किए गए। हाँ, और इसमें एक डिटेल जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है वो ये है कि जेंकिंस ने असम में बंगाली ब्यूरोक्रेट्स के अपॉइंटमेंट का ओपनली विरोध किया था। उन्होंने कहा कि लोकल्स को ही अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। ये जेंकिंस के एडमिनिस्ट्रेशन का एक कॉम्प्लेक्स एस्पेक्ट लगता है। मतलब वो एक्सप्लिसिटली चाहते थे कि असम के लोकल लोगों का डेवलपमेंट हो। उनका इंटरेस्ट इस बात से भी दिखता है कि उन्होंने एशियाटिक सोसाइटी बंगाल के जर्नल में असम पर एक डिटेल्ड आर्टिकल भी लिखा था। राइट। लेकिन इंग्लिश मीडियम स्कूल्स खोलने और लोकल्स को प्रेफर करने के पीछे एक प्रैक्टिकल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन भी था। उन्हें अपना एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए लोअर लेवल क्लर्क्स और स्टाफ की ज़रूरत थी जो इंग्लिश समझते हो। और लोकल्स को हायर करना बाहर से ब्यूरोक्रेट्स लाने के कंपैरिजन में सस्ता और ज्यादा एफिशिएंट पड़ता होगा। बिल्कुल। तो सुनने में तो ये सब बहुत प्रोग्रेसिव लगता है, ट्रेड बढ़ाना, स्कूल्स खोलना, लोकल सपोर्ट दिखाना। लेकिन अब हमें उस पार्ट पर आना चाहिए जिसने ग्राउंड रियलिटी को पूरी तरह हिला कर रख दिया। आप रेवेन्यू रिफॉर्म्स की बात कर रही हैं, यानी टैक्स का नया सिस्टम? हाँ, सोर्सेज दिखाते हैं कि जेंकिंस ने आते ही ट्रेजरी को स्ट्रॉन्ग करने का एक बहुत अग्रेसिव प्लान बनाया। उन्होंने सबसे पहले कैपिटेशन टैक्स को हटाया, राइट? या कैपिटेशन टैक्स यानी जो पर हेड टैक्स लगता था उसे हटा दिया और उसकी जगह लैंड रेवेन्यू सिस्टम इंट्रोड्यूस कर दिया और सिंपली लैंड टैक्स को काफी ज्यादा बढ़ा दिया गया। इफ यू लुक एट द मैकेनिक्स ऑफ दिस, एक तरफ उन्होंने हुट घाट पर से टैक्स हटा दिया। हुट घाट एक तरह का लोकल मार्केट और रिवर क्रॉसिंग टैक्स था। इसे हटाने से आम लोगों को लगा होगा कि उन्हें राहत मिली है। लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने होम नोबिलिटी, यानी जो वहां का ट्रेडिशनल एरिस्टोक्रेटिक क्लास था, उनकी रेंट फ्री जमीनों पर टैक्स लगा दिया। इन रेंट फ्री लैंड्स को हथपाम कहा जाता था ना? एग्जैक्टली। जो जमीनें उनके पास जनरेशन से बिना टैक्स की थीं, अब उन पर टैक्स देना था। साथ ही जो वेस्टलैंड्स थे जहां पहले कोई फार्मिंग नहीं होती थी, उन पर भी टैक्स इंपोज कर दिया गया। इनकम बढ़ाने के लिए क्या क्या तरीके अपनाए गए, ये डिटेल पढ़कर सच में हैरानी होती है। सोर्सेज बताते हैं कि रिवर्स और नेचुरल टैंक्स को लीज पर दे दिया गया। इसका डायरेक्ट असर ये हुआ कि आम लोग वहां मछली नहीं पकड़ सकते थे। सोचिए, एक सोसाइटी जहां नदी से मछली पकड़ना एक बेसिक सर्वाइवल और डेली डाइट का हिस्सा हो, वहां उसे भी रेवेन्यू का सोर्स बना दिया गया। और नदी से सोना निकालने का काम, जिसे गोल्ड वॉशिंग कहते हैं, वो भी कॉन्ट्रैक्टर्स को दे दिया गया। नेचुरल रिसोर्सेज पर पूरा कंट्रोल एस्टैब्लिश किया जा रहा था। हाँ। सिर्फ नदियां नहीं, जेंकिंस के एडमिनिस्ट्रेशन ने ग्रेजिंग लैंड्स, यानी जहां लोग अपने जानवर चराते थे, उस पर टैक्स लगा दिया। जंगल की लकड़ी पर, बांस पर और यहां तक कि चौछोम के पेड़ों पर भी टैक्स लगा दिया। चौछोम ट्रीज तो वहां सिल्क प्रोडक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे। राइट। एक तरह से एनवायरनमेंट और डेली सर्वाइवल से जुड़ी हर नेचुरल चीज को एडमिनिस्ट्रेशन ने रेवेन्यू जनरेट करने का टूल बना दिया था। ये डायरेक्टली उस मॉडर्न डिबेट से रिलेट करता है जो आजकल हम देखते हैं, जब पब्लिक रिसोर्सेज को प्राइवेटाइज करने की कोशिश होती है।
जब नेशनल रिसोर्सेज पर टैक्स लगने लगता है तो आम इंसान की लाइफ बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। और ये टैक्स कलेक्शन यही नहीं रुका। 1858 में स्टैम्प ड्यूटी इंट्रोड्यूस की गई, फिर 1860 में आते आते इनकम टैक्स, इंपोर्ट ड्यूटी और लाइसेंस टैक्स भी असम में इम्पोज कर दिए गए। हर एक्टिविटी पर एक नया टैक्स। और जब इतने सारे नए टैक्सेस लगाते हैं तो उन्हें कलेक्ट करने के लिए एक स्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम की जरूरत पड़ती है। पुराना सिस्टम तो इस नए टैक्स लोड को हैंडल नहीं कर सकता था। इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन के पूरे स्ट्रक्चर को ही बदल दिया गया। राइट। सोर्सेज मेंशन करते हैं कि पहले डिस्ट्रिक्ट्स को तंगाने नाम के यूनिट्स में डिवाइड किया जाता था। लेट्स ब्रेक दिस डाउन। ये तंगानी एग्जैक्टली क्या था? एक तरह का मॉडर्न डिस्ट्रिक्ट या कोई गांव का ग्रुप? इसे हम एक ट्रेडिशनल हिस्टोरिकल रेवेन्यू यूनिट समझ सकते हैं। जैसे आजकल के टाइम में एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक्स होते हैं, वैसे ही पहले असम में तंगानीज होते थे और इन तंगानीज को ट्रेडिशनल असमीज टाइटल्स वाले लोग मैनेज करते थे, जैसे फुकान, राजखोआ और बरुआ। एग्जैक्टली। और इन बड़े ऑफिशियल्स को असिस्ट करने के लिए ग्राउंड लेवल पर हजारिका, साइकियाज और बोरास होते थे। इस पूरे चेन को टोटल कलेक्टेड रेवेन्यू का एक फिक्स्ड हिस्सा एज अ सैलरी या कमीशन मिलता था। लेकिन जेंकिंस ने इस पुराने ट्रेडिशनल सिस्टम को पूरी तरह स्क्रैप कर दिया और इसकी जगह मौजास का सिस्टम एस्टैब्लिश किया गया। इन मौजास को मैनेज करने के लिए नए ऑफिशियल्स अपॉइंट किए गए, जिन्हें मौजादार्स कहा गया। अब यहाँ एक मेजर सोशल शिफ्ट देखने को मिलता है। मौजादार्स के रोल में सिर्फ वही पुराने एरिस्टोक्रेटिक लोग नहीं थे, बल्कि जेंकिंस ने सोसाइटी के इज्जतदार आम लोगों को भी ये पोजीशन देना शुरू कर दिया। ये सोसाइटी के डायनामिक्स में एक क्रूशल पिवट पॉइंट था। एक तरफ अगर हम देखें तो इस नए सिस्टम ने असमी सोसाइटी में क्लास डिस्टिंक्शन यानी क्लासेस के बीच का जो गैप था उसे थोड़ा कम किया। कॉमनर्स को पावर मिलने लगी। लेकिन दूसरी तरफ जो आहोम एरिस्टोक्रेटिक क्लास थी, वो इस चेंज से बहुत डीपली ऑफेंडेड थी। उन्हें इन नए आम बैकग्राउंड से आने वाले मौजादार्स के अंडर काम करना या उन्हें टैक्स रिपोर्ट करना बिल्कुल पसंद नहीं आया। उनके लिए ये एक एक्सट्रीम इंसल्ट थी और इस टेंशन को जेनकिंस ने बहुत क्लियरली ऑब्जर्व कर लिया था। एरिस्टोक्रेटिक क्लास का मेन सेंटर जोरहाट था। जेनकिंस को डर था कि ये नाराज एरिस्टोक्रेटिक क्लास जोरहाट में इकट्ठे होकर रिबेलियन या डिस्टर्बेंसेस क्रिएट कर सकती है। इसलिए एक बहुत ही कैलकुलेटेड पॉलिटिकल मूव लेते हुए उन्होंने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को ही जोरहाट से शिफ्ट करके सिवासागर कर दिया। हालांकि रिकॉर्ड्स में ऑफिशियल रीजन कुछ और ही दर्ज किया गया है। जेनकिंस ने स्ट्रांगली आर्ग्यू किया कि शिवासागर का कम्युनिकेशन जोरहाट से बेहतर है। उनका ज्योग्राफिकल लॉजिक क्या था इसके पीछे? लॉजिक ये था कि जोरहाट की भोगदोई नदी कम गहरी थी और फ्लड आने पर पूरा एरिया वॉश आउट हो जाता था, जबकि शिवासागर के पास दिखो नदी थी जो डीप थी और बोट्स या स्टीमशिप्स के कम्युनिकेशन के लिए ज्यादा सूटेबल थी। ये एक क्लासिक एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रैटेजी है, एक पॉलिटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ज्योग्राफी और इंफ्रास्ट्रक्चर का एक्सक्यूज यूज करना। हेडक्वार्टर ही शिफ्ट कर दिया ताकि ऑपोजिशन को आइसोलेट किया जा सके। बिल्कुल। एक और बड़ा मूव जो रिकॉर्ड्स में बहुत प्रोग्रेसिव होने का क्लेम करता है वो था गुलामी का खात्मा। 1843 में असम में बॉन्डेड लेबर पर बेस्ड स्लेव सिस्टम को ऑफिशियली अबॉलिश कर दिया गया। ऑन पेपर ये एक बहुत बड़ा ह्यूमन राइट्स माइलस्टोन लगता है। स्लेवरी एंड्स इन 1843, लेकिन सोर्सेज में इसका एक डार्क ट्विस्ट है। द रियल क्वेश्चन इज कि इस एबोलिशन का टाइमिंग और इसका एक्चुअल बेनिफिशियरी कौन था? एग्जैक्टली। स्लेव सिस्टम खत्म होने से जो लोग आजाद हुए उनके पास जमीन या पैसे नहीं थे, और ठीक उसी वक्त यूरोपियन टी प्लांटर्स को अपने टी गार्डन्स एक्सपैंड करने के लिए लेबर की डेस्परेट जरूरत थी। तो इन फ्रीड स्लेव्स को टी प्लांटर्स ने फ्री लेबरर्स की तरह एंगेज कर लिया। यानी इस मूव का सबसे बड़ा फायदा उन यूरोपियन कैपिटलिस्ट प्लांटर्स को हुआ जिन्हें अपने कमर्शियल बिजनेस के लिए एक मैसिव और चीप लेबर फोर्स आसानी से मिल गई। ये डायरेक्टली उस प्लान से अलाइन करता है जो जेंकिंस ने 1831 की उस पहली रिपोर्ट में टी गार्डन्स के लिए सेट किया था। सब कुछ कनेक्ट हो रहा है यहाँ। और अगर हम इस हेवी टैक्स और एडमिनिस्ट्रेशन के शिफ्ट्स का ग्राउंड लेवल असर देखें तो आम किसानों और लोगों की हालत कंप्लीटली डिप्लोरेबल हो चुकी थी। टैक्सेस इतने बढ़ गए थे कि एरिस्टोक्रेटिक क्लास जो इतना हाई लैंड टैक्स अफोर्ड नहीं कर सकती थी, उन्होंने अपनी जमीनें बंजर छोड़ दी। और इस सब में सबसे बुरी मार आम किसानों पर पड़ी। उनकी डेली लाइफ पूरी तरह तबाह हो गई। टैक्स कलेक्शन का प्रेशर इतना स्ट्रिक्ट और अनफॉरगिविंग था कि जब लोकल रूलर्स पेमेंट नहीं कर पाए तो किंगडम्स को ही एनेक्स कर लिया गया। जैसे पुरंदर,
मतौक और कचारी किंगडम्स को ब्रिटिश एम्पायर में डायरेक्टली मिला लिया गया। उनको एनेक्स करने का सिर्फ और सिर्फ एक ग्राउंड था, नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस। और इन सब एक्सट्रीम प्रॉब्लम्स के बीच में एक ऐसी पॉलिसी आती है जिससे पढ़कर सच में डिसबिलीव होता है, ओपियम यानी अफीम की पॉलिसी। सोर्सेज रिवील करते हैं कि जेंकिंस ने असम में ओपियम की कल्टीवेशन पर कंप्लीटली बैन लगा दिया था। अब बैनिंग कल्टीवेशन ऑफ अ ड्रग साउंड्स लाइक अ गुड हेल्थ मेजर, राइट? लेकिन ट्विस्ट ये था कि कल्टीवेशन बैन करने के बावजूद ओपियम को गवर्नमेंट के अपने ऑफिशियल स्टोर्स पर ओपनली बेचा जा रहा था। उन्होंने खुद बैन किया और खुद बेचना शुरू किया। ये एक ब्रिलियंट लेकिन डेविस्टेटिंग मास्टर स्ट्रोक था कॉलोनियल इकोनॉमी का। कल्टीवेशन बैन करने से असम के जो लोकल ओपियम कल्टीवेटर्स थे, उनकी इंडिपेंडेंट इनकम पूरी तरह रुक गई। पैसों के बिना उन्हें मजबूर होकर वही टी गार्डन्स में लेबर का काम करना पड़ा। और दूसरी तरफ गवर्नमेंट अपने स्टोर से ओपियम बेचकर मैसिव रेवेन्यू जनरेट कर रही थी। उन्होंने एसेंशियली एक स्ट्रिक्ट मोनोपोली क्रिएट कर ली थी। इसका सोसाइटी पर जो असर हुआ वो सोर्सेज में बहुत क्लियरली डॉक्यूमेंटेड है। जो लोग ओपियम ईटर्स थे वो इसके बिना रह नहीं सकते थे। उन्होंने गवर्नमेंट स्टोर से हाई रेट्स पर खरीदना शुरू किया। इस वजह से असामीज लोग फिजिकली और मेंटली कंप्लीटली रुइन हो गए। लार्ज स्केल पर इस ड्रग का कंजम्पशन होने लगा और उसने पूरी एक जनरेशन को डिस्ट्रॉय कर दिया। और इस फिजिकल और मेंटल डिस्ट्रक्शन का चेन रिएक्शन एग्रीकल्चर पर पड़ा। जब लोग फिजिकल लेबर करने के काबिल नहीं रहे और अपना सारा पैसा गवर्नमेंट स्टोर्स पर ओपियम खरीदने में लगाने लगे, तो असम की एग्रीकल्चरल इकोनॉमी कोलैप्स हो गई। अब लोगों को टैक्स पे करने के लिए और ओपियम के लिए कैश चाहिए था। यहां से एक नया सिस्टम शुरू हुआ, मनी लेंडिंग का। एक नया इंटरेस्ट एक्सप्लॉयटर क्लास इमर्ज हुआ जिसे महाजन कहा जाता था। लोग महाजन से हाई इंटरेस्ट पर लोन लेते, डेट ट्रैप में फंसते और उनकी जमीनें छिन जाती। इन सब बातों को अगर हम कंबाइन करें तो नेचुरल रिसोर्सेज पर टैक्स, एरिस्टोक्रेटिक क्लास की इंसल्ट, जमीनों का बंजर होना और ओपियम पॉलिसी से सोसाइटी का रूइन होना, गुस्सा तो आना ही था। ये एक स्लो और पेनफुल बिल्डअप था और इसका सबसे बड़ा डायरेक्ट रिजल्ट था 1857 का रिवोल्ट और उसके ठीक बाद होने वाले पेजेंट अपराइजिंग्स, यानी आम किसानों के विद्रोह। ये रिवोल्ट्स अचानक से नहीं हुए थे। बिल्कुल नहीं। हर एक पॉलिसी, चाहे वो टैक्स बढ़ाना हो, ओपियम की मोनोपोली हो या हेडक्वार्टर्स शिफ्ट करना हो, एक सिस्टमैटिक पैटर्न का हिस्सा थी जिसने इस रिवोल्ट के लिए एक परफेक्ट स्टॉर्म तैयार किया। लोगों को समझ आ गया था कि सिस्टम उनके खिलाफ डिजाइन्ड है। अब जब हमने इन पॉलिसीज और उनकी सोसाइटी पर असर को डीपली समझ लिया है, तो सोर्सेज के एक और इम्पॉर्टेंट सेक्शन पर आते हैं। आखिर इन सब रेवेन्यू और कंट्रोल पॉलिसीज को स्ट्रांगली लागू करने के लिए ब्रह्मपुत्रा वैली का ज्योग्राफिकल मैप कैसे बदला गया? इन डॉक्यूमेंट्स में डिस्ट्रिक्ट फॉर्मेशन की टाइमलाइन और बाउंड्रीज को डिटेल में आउटलाइन किया गया है। ब्रिटिशर्स ने अपनी सुविधा के हिसाब से पूरे एरिया को रीस्ट्रक्चर किया था। ब्रिटिशर्स ऑक्यूपाई करने के बाद ब्रह्मपुत्रा वैली को बेसिकली 4 मेन डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड किया गया था। ये इनिशियल डिस्ट्रिक्ट्स थे गोलपारा, कामरूप, दरांग, जिसमें बिस्वनाथ का एरिया भी शामिल था, और नावगांव। हर डिस्ट्रिक्ट को रेवेन्यू कलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से केयरफुली मैप किया गया था। अगर हम नावगांव डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो इसकी कहानी काफी इंटरेस्टिंग और क्योटिक है। पुराने हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स में इस नावगांव को, जिसे आज नागांव कहते हैं, खगारीजन मेंशन किया गया है। उस वक्त ये डिस्ट्रिक्ट ईस्ट डायरेक्शन में धनसिरी नदी तक फैला हुआ था। खागलेजन का सबसे पहला हेडक्वार्टर नागांव ही था, लेकिन सोर्सेज दिखाते हैं कि हेडक्वार्टर को शिफ्ट करने का एक बहुत लंबा सिलसिला चला। हाँ, ये प्रॉपर ट्रायल और एरर का प्रोसेस लगता है। 1834 में इस हेडक्वार्टर को शिफ्ट करके रंगागारा ले जाया गया। उसके कुछ टाइम बाद पुरानी गुदाम को हेडक्वार्टर बनाया गया और फिर फाइनली एडमिनिस्ट्रेशन को वापस से नागांव टाउन को ही हेडक्वार्टर डिक्लेयर करना पड़ा। एक ही डिस्ट्रिक्ट को स्टेबलाइज करने में काफी जियोग्राफिकल शिफ्टिंग चल रही थी ताकि कंट्रोल मैक्सिमम हो सके। फिर आता है कामरूप डिस्ट्रिक्ट। इसकी बाउंड्रीज को नेचुरली रिवर्स के थ्रू शार्पली डिफाइन किया गया था। इसकी वेस्टर्न बाउंड्री बनी माना नदी और ईस्टर्न बाउंड्री सेट की गई बारानदी नदी को। इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर ब्रह्मपुत्रा नदी के दोनों नॉर्थ और साउथ किनारे कवर होते थे और इस बड़ी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट का सेंट्रल हेडक्वार्टर गुवाहाटी बनाया गया। उसके बाद दरांग डिस्ट्रिक्ट पर आते हैं। पुराने दरांग किंगडम का जो वेस्टर्न टेरिटरी था, उसे निकालकर नया दरांग डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर किया गया। शुरुआत में इसका हेडक्वार्टर मंगलदोई रखा गया था, लेकिन मंगलदोई के साथ एक मेजर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम थी। उस एरिया को काफी अनहेल्दी माना जाता था और वहां रेगुलरली फ्लड आती थी। इसलिए हेल्थ और कम्युनिकेशन इश्यूज की वजह से 1836 में हेडक्वार्टर को मंगलदोई से
परमानेंटली शिफ्ट करके तेजपुर ले जाया गया। फिर बारी आती है गोलपारा की। शुरुआत में गोलपारा और उसके साथ लगते गारो हिल्स के एरिया को रोंगपुर से एडमिनिस्टर किया जाता था, लेकिन बाद में डेविड स्कॉट के टाइम पर गोलपारा एक सेपरेट जुरिस्डिक्शन में आ गया। स्कॉट ने गोलपारा को रंगपुर से अलग करके एक इंडिपेंडेंट डिस्ट्रिक्ट बना दिया और एडमिनिस्ट्रेशन को और माइक्रो मैनेज करने के लिए नेक्स्ट स्टेप तब आया जब गारो हिल्स को भी गोलपारा से सेपरेट करके एक बिल्कुल नया डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया। एक और सिग्निफिकेंट ज्योग्राफिकल शिफ्ट तब देखने को मिला जब रिवर्स में स्टीम शिप्स का रेगुलर आना जाना शुरू हुआ। स्टीम शिप के कमर्शियल रूट को ध्यान में रखते हुए गोलपारा का हेडक्वार्टर धुबरी शिफ्ट कर दिया गया। उस वक्त धुबरी उस रिवर रूट का आखिरी मेजर पोर्ट हुआ करता था। ये डायरेक्टली दिखाता है कि मैप प्योरली ट्रांसपोर्ट और ट्रेड रूट्स को सपोर्ट करने के लिए बनाया जा रहा था। अब मैप पर बच गए कछार और अपर असम। कछार पर कब्जा करने के बाद ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ने इसको एक नया डिस्ट्रिक्ट बनाया जिसका हेडक्वार्टर सिलचर रखा गया। फिर 1836 में एडमिनिस्ट्रेशन को स्ट्रीमलाइन करने के लिए कछार को ढाका डिवीजन के अंदर डाल दिया गया और वहां के हेड ऑफिसर का डेजिग्नेशन बदलकर डिप्टी कमिश्नर कर दिया गया। अपर आसाम की हिस्ट्री इन सब से थोड़ी अलग तरीके से अनफोल्ड हुई। टीसी रॉबर्टसन ने एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से अहोम राजा पुरंदर सिंघा के साथ एक पॉलिटिकल ट्रीटी साइन की थी। 1832 में पुरंदर सिंघा को वापस से अपर असम का राजा डिक्लेयर कर दिया गया। हालांकि इस टेरिटरी में मताक और सादिया का हिस्सा शामिल नहीं था। लेकिन इस टेरिटरी को वापस देने के बदले एक बहुत स्ट्रिक्ट फाइनेंशियल कंडीशन रखी गई थी। राजा को हर साल 50,000 रुपीस का हेवी टैक्स ब्रिटिश ट्रेजरी में पे करना था। उस जमाने में 50,000 रुपीस एक एस्ट्रोनॉमिकली बड़ा अमाउंट था, खास तौर पे तब जब आम जनता ऑलरेडी टैक्सेस के बोझ तले दबी हुई थी। और वही हुआ जिसका डर था। राजा पुरंदर सिंघा इतना बड़ा टैक्स अमाउंट कलेक्ट करके पे नहीं कर पाए। इस डिफॉल्ट की वजह से 1838 में अपर आसाम को उनसे छीनकर डायरेक्ट ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर ले लिया गया। इस पूरे एरिया को इजीली मैनेज करने के लिए 2 डिस्ट्रिक्ट्स में तोड़ दिया गया, सिवासागर और लखीमपुर। और इन 2 डिस्ट्रिक्ट्स के हेडक्वार्टर्स क्रमशः जोरहाट और लखीमपुर बनाए गए। अगर हम इस पूरे डिस्ट्रिक्ट फॉर्मेशन की टाइमलाइन को देखें तो क्लियर होता है कि असम की ज्योग्राफी को स्लोली लेकिन श्योरली ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, कमर्शियल ट्रेड और स्पेशली रेवेन्यू कलेक्शन के हिसाब से रिस्ट्रक्चर किया गया था। बाउंड्रीज रिवर्स के हिसाब से बदली गई, हेडक्वार्टर्स ट्रेड रूट्स और पॉलिटिकल कंट्रोल के हिसाब से शिफ्ट किए गए। हर एक बॉर्डर और हर एक डिस्ट्रिक्ट लाइन के पीछे एक कैलकुलेटेड इकोनॉमिक लॉजिक था। जब हम इन सारे सोर्सेज यानी जेंकिंस के पॉलिसीज, उनके नए टैक्सेस, ओपियम मोनोपोली और मैप ड्राइंग को एक साथ जोड़कर देखते हैं तो एक बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग एंगल सामने आता है। हिस्ट्री की किताबों में अक्सर जो बातें डेवलपमेंट या रिफॉर्म के लेबल के साथ दर्ज की जाती हैं, जैसे स्कूल्स खोलना, चेक पोस्ट्स हटाना, अफीम की खेती रोकना या 1843 में स्लेवरी को ऑफिशियली खत्म करना, जब हम उनको क्लोज लेंस से एनालाइज करते हैं तो उनका असली रूप समझ आता है। इनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव उस वक्त किसी का भला करना नहीं था, बल्कि ये बहुत ही कैलकुलेटेड कॉलोनियल इकोनॉमी को डीपली सेट करना था। अगर हम देखें तो ब्रिटिश ऑक्यूपेशन के सिर्फ 2 इयर्स के अंदर ही 3 कंटिन्यूअस एंटी ब्रिटिश अपराइजिंग्स हुए। और यही हमारा मेन फोकस है कि आखिर ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन में ऐसा क्या था जिसने लगभग सोसाइटी के हर क्लास को उनके खिलाफ कर दिया। ये एनालिटिकल अप्रोच बहुत बेनिफिशियल होती है ऐसी सिचुएशंस को समझने के लिए। बिल्कुल। तो 1828 से 1830 के बीच के कॉजेस डिस्कस करते हैं। सबसे पहला बड़ा कॉज तो अहोम नोबिलिटी से जुड़ा था। हाँ, उनके जो ट्रेडिशनल प्रिविलेजेस थे वो छीन गए थे। अहोम किंग के अंडर इस नोबिलिटी को लैंड और प्रॉपर्टी मिलती थी। उनके पास सर्वेंट्स होते थे और एक सिस्टम था पाइक्स का। राइट, ये पाइक्स उन्हें एसेंशियली फिजिकल लेबर प्रोवाइड करते थे, जो अब पूरी तरह खत्म हो गया था। और ऊपर से 1828 का जो गुवाहाटी प्रोक्लेमेशन था वो तो बिल्कुल फॉल्स साबित हुआ ना। एग्जैक्टली। एरिस्टोक्रेटिक क्लास को बहुत जल्दी रियलाइज हो गया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी कभी भी एडमिनिस्ट्रेशन अहोम मोनार्क को वापस नहीं देगी। इसके साथ ही एक और मेजर लॉस हुआ, एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट्स का। हाँ, क्योंकि अहोम रूल में तो अरिस्टोक्रेटिक फैमिली में पैदा होने वालों को आराम से हेरिटरी पोस्ट मिल जाती थी। मिनिमम नॉलेज होने पर भी उन्हें ये पोस्ट्स मिलती थीं। लेकिन ब्रिटिशर्स ने आके ये क्लास डिस्टिंक्शन ही खत्म कर दिया। उन्होंने सिर्फ एजुकेटेड लोगों को एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट देना शुरू किया। राइट, और जो पुरानी नोबिलिटी थी उन्हें साइडलाइन कर दिया।
हालांकि ब्रिटिशर्स ने अपीजमेंट भी ट्राई किया था। हाँ, उन्होंने कुछ नोबिलिटी को पोस्ट्स और पेंशन ऑफर की, पर प्रॉब्लम ये थी कि अपॉर्चुनिटी सबको नहीं मिली। और जिन्हें मिली भी उन्हें प्रैक्टिकली कोई रिस्पेक्ट नहीं मिलती थी। बिल्कुल, ब्रिटिश ऑफिसर्स इन लोगों को ओपनली लेजी और इनएफिशिएंट कहकर क्रिटिसाइज करते थे। ये तो एक बहुत बड़ा कल्चरल अटैक था। और अगर इकोनॉमिक साइड देखें तो सिचुएशन और भी खराब थी। हाँ, इकोनॉमिक रुइन। नोबिलिटी ने अपनी अर्लियर लैंड्स खो दी थी, जिन्हें खतपाम कहा जाता था। खट पम जिनके चलते उन्हें इनकम मिलती थी, अब वो कंप्लीटली अनएम्प्लॉयड हो गए थे। और इस आग में घी का काम किया एक नए अपॉइंटमेंट ने। ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ने बंगाली ब्यूरोक्रेट्स लाने शुरू किए, जिन्हें अमूला कहा जाता था, राइट? हाँ, अमूला। अब नोबिलिटी वैसी ही अनएम्प्लॉयड थी और बाहर से ब्यूरोक्रेट्स लाए जा रहे थे। इससे उनके अंदर डिसकंटेंटमेंट अपने पीक पर पहुंच गया। ये तो एरिस्टोक्रेटिक क्लास का स्ट्रगल था, पर सोसाइटी का सबसे बड़ा हिस्सा जो आम लोग थे, उनकी सिचुएशन भी बहुत दयनीय हो चुकी थी। बर्मीज एट्रोसिटीज के बाद पीस तो आई, पर इस पीस की कीमत बहुत ज्यादा थी। ब्रिटिशर्स ने लैंड रेवेन्यू ड्रास्टिकली इंक्रीज कर दिया था और नए टैक्सेस लगा दिए थे। और इसमें एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी टैक्स कलेक्शन का तरीका। एग्जैक्टली। पहले सिस्टम फिजिकल लेबर के फॉर्म में चलता था। लोग आराम से मेहनत करके टैक्स चुका देते थे। लेकिन ब्रिटिशर्स ने डायरेक्टली कैश में टैक्स मांगना शुरू किया और सोसाइटी में कैश सर्कुलेशन की एक्सट्रीम स्कार्सिटी थी। जब कैश है ही नहीं तो लोग टैक्स कैसे देंगे? सिचुएशन इतनी वर्सन हो गई कि लोग अपने ही होमस्टेड छोड़कर वहां से जाने लगे। अपने घर और जमीन छोड़ने पर मजबूर हो गए। इन सब चीजों से ये क्लियर हो गया कि ब्रिटिशर्स ने प्रॉमिस तोड़ा है। पहले कैप्टन वेल्च ने आकर एडमिनिस्ट्रेशन अहोम प्रिंस को दिया था, पर इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ। और असम के लोगों की एक हिस्ट्री लई है ना, उन्होंने तो माइटी मुगल्स के रिपीटेड इन्वेजन्स को सक्सेसफुली रेजिस्ट किया था। तो इस बार भी उन्होंने लिबरेशन के लिए आर्म्स उठा लिए और इस मूवमेंट की लीडरशिप उसी एरिस्टोक्रेटिक क्लास ने दी। राइट। तो अब इन स्पेसिफिक रिवोल्ट्स की बात करते हैं। सबसे पहला नाम जो सामने आता है वो अहोम रॉयल फैमिली के गोमधर कोनवार का है। उन्होंने अर्ली रेजिस्टेंस को लीड किया और उन्हें सपोर्ट मिला धनंजय का, जिन्हें धनंजय भी कहा जाता था। हाँ, और धनंजय के बेटे हरनाथ और जयराम डुलिया बरुहा ने भी उनका साथ दिया। इनको मौका तब मिला जब ब्रिटिशर्स ने अपर असम से मार्शल लॉ विड्रॉ किया और वहां से सोल्जर्स शिफ्ट कर दिए। इस पावर वैक्यूम का एडवांटेज लेकर गोमधर ने खुद को स्वर्गोदेव डिक्लेयर कर दिया। पर ब्रिटिशर्स उतने वीक नहीं थे जितना उसने एंटिसिपेट किया था। ये रिवोल्ट बहुत इजीली सप्रेस हो गया। बिल्कुल। फोर्सेस ने कंस्पिरेटर्स को अरेस्ट कर लिया और कमिश्नर डेविड स्कॉट ने जजमेंट सुनाया। उन्होंने गोमधर को 7 इयर्स की इम्प्रिजनमेंट देकर रोंगपुर जेल भेज दिया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। हरनाथ लैक ऑफ एविडेंस की वजह से रिलीज हो गया और उसने रिलीज होते ही चतुराई से ट्रिक्स लगाकर बाकी एसोसिएट्स को जेल से फ्री करा लिया। उस दौरान गोमधर भी नागा हिल्स भाग गया था, पर वो रिकैप्चर हो गया। हाँ, उसने अपनी 7 इयर्स की सजा रंगपुर जेल में काटी। उसके बाद उसका क्या हुआ ये अननोन है। ये फर्स्ट अटेम्प्ट था। इसके बाद आया धनंजय सेकंड रिबेलियन। धनंजय रंगपुर जेल से भाग निकला और सीधा मठाक कंट्री भाग गया। वहां से उसने एक बड़ा रिबेलियन ऑर्गेनाइज करना स्टार्ट किया। इस बार उसके एसोसिएट्स में हरनाथ और ज्यूराम दुलिया बरुआ तो थे ही, पर इस बार प्योली भूकान भी साथ थे, जो बदान भोरफुकन के बेटे थे। राइट। और उनके साथ रूपचंद कोनवर और द्यूराम दिहिंगिया बरुआ और बौम सिंहपू भी इन्वॉल्व थे। इन रेवोल्यूशनरीज ने सोचा कि एक यूनाइटेड फ्रंट बनाया जाए। हाँ, उन्होंने मोमारियाज और खमती और सिंघपो, खासी गारो, मणिपुर और नागास को अपील की। उन सभी को अपराइजिंग में इन्वॉल्व होने के लिए बोला। पर इस प्लान में ना एक कंस्पिरेसी हो गई। खमती गोहाइन की साजिश। राइट, बिल्कुल। धनंजय ने सदिया खवा गोहाइन को 2 लेटर्स लिखे थे सपोर्ट के लिए और ब्रिटिशर्स ने उन्हें इंटरसेप्ट कर लिया। इंटेलिजेंस लीक होने के बाद भी रिबेलियंस ने ब्रिटिश गैरिसन में आग लगा दी। दे सेट फायर टू इट। पर उनका अटैक रिपल्स हो गया और वो पकड़े गए। हालांकि उस केओस में धनंजय और हारकंथा वहां से भाग निकले। पर जो पकड़े गए उनके ट्रायल्स काफी हार्श थे। हाँ, लोअर कोर्ट यानी एक्सट्रीमिस्ट के ट्रायल में न्यूवल ने प्योली बोरफुकन और जेराम दुलिया बरुआ, रूपचल कुनवर, देवराम ढींगिया, देका बोखाम, सिंघपो और हरनाथ सना सबको डेथ सेंटेंस दे दिया। और ये प्रिलिमिनरी जजमेंट डेविड स्कॉट को भेजा गया। पर फाइनल वर्डिक्ट आया चिरापुंजी के कमिश्नर्स कोर्ट से। उन्होंने सिर्फ प्योली फुकन और जेराम दुलिया बरुआ को डेथ सेंटेंस दिया।
और बाकी सारे कॉन्स्पिरेटर्स को 14 इयर्स के लिए एक्साइल कर दिया गया। उनको निर्वासित कर दिया और फिर अगस्त 1830 में सिवासागर में प्योली बरफुकान और जयराम दुलिया बरुआ को पब्लिक के सामने हैंग टिल डेथ की सजा दे दी गई। इतने हार्श पनिशमेंट के बाद भी एक आखिरी अटेम्प्ट हुआ, रिवोल्ट ऑफ गदाधर। बुमधर और धनंजय के फेलियर्स के बाद अहोम नोबेलिटी ने गदाधर को अहोम किंग बनाने का प्लान किया और ब्रिटिशर्स को निकालने के लिए उन्होंने उस बर्मीज पावर से हेल्प मांगी जिसकी अट्रॉसिटीज से बचने के लिए वो ओरिजिनली ब्रिटिशर्स को लाए थे। इसके अलावा गदाधर ने इंटरनली आसाम लाइट इन्फेंट्री के हेल्प लेने की कोशिश की। उसने रेजिमेंट के सूबेदार जालिम सिंह को अप्रोच किया, लेकिन जालिम सिंह ने लॉयल्टी दिखाते हुए उसकी हेल्प नहीं की और गदाधर को अरेस्ट कर लिया। अरेस्ट करके गुवाहाटी भेज दिया और उधर से बर्मीज किंग ने भी कोई हेल्प एक्सटेंड नहीं की। तो गदाधर का ये अबॉर्टिव अटेम्प्ट भी वहीं एंड हो गया। ये दिखाता है कि पॉलिटिकल प्रॉमिसेस और एडमिनिस्ट्रेटिव शिफ्ट्स किसी सोसाइटी को कैसे अंदर से इफेक्ट करते हैं। What's fascinating here is जब हम फिजिकल लेबर वाली इकोनॉमी से अचानक कैश इकोनॉमी में शिफ्ट होते हैं तो ये सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन का बदलाव नहीं होता, ये पूरी सोसाइटी के स्ट्रक्चर को तोड़ देता है। स्कॉट ने ये रियलाइज कर लिया था कि असमीज लोग रिवोल्ट इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने अपनी इंडिपेंडेंस खोनी थी। सही कहा। और स्कॉट एक प्रैक्टिकल ऑफिसर थे, तो उन्होंने गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो थे लॉर्ड विलियम बेंटिंक, उनको एक सीधा प्रपोजल दिया। उन्होंने सजेस्ट किया कि किसी एक ओहम प्रिंस को अपर असम वापस दे दिया जाए और उसके बदले में वो प्रिंस एक एनुअल टैक्स पे करेगा ब्रिटिश को। हाँ, लेकिन प्रॉब्लम ये हुई कि इस प्रपोजल के पास होने से पहले ही डेविड स्कॉट की डेथ हो गई। उसके बाद रॉबर्टसन आए, जो उस वक्त कमिश्नर और एजेंट टू द गवर्नर ऑफ रंगपुर थे। रॉबर्टसन ने इस सेम प्रपोजल को अप्रूव कर दिया और इसी अप्रूवल का डायरेक्ट रिजल्ट था 1833 का एग्रीमेंट। 1833 में गुवाहाटी में रॉबर्टसन और पुरंदर सिंघा के बीच एग्रीमेंट हुआ, जिसमें पुरंदर सिंघा को अपर असम का राजा रेकग्नाइज कर लिया गया। पर यहाँ एक एक्सेप्शन था। मठक और सादिया का रीजन, उसको छोड़कर बाकी एरिया दिया गया था उन्हें, और कंडीशंस भी काफी स्ट्रिक्ट थी। बहुत स्ट्रिक्ट थी। पुरंदर सिंघा को ट्रिब्यूट पे करना था और वहां बैठे ब्रिटिश एजेंट की एडवाइस को हमेशा सुनना था। देखने में लग रहा था उन्हें पावर मिल गई है, पर बैकग्राउंड कंडीशंस उनके बिल्कुल अगेंस्ट थीं। राइट, क्योंकि जो ट्रेडिशनल पोइक सिस्टम था जहां लोग फिजिकल लेबर देते थे, उसकी जगह अब कैश सिस्टम आ चुका था और ऊपर से बर्मीज अग्रेशन ने पूरे एरिया को रून कर दिया था। एकदम रुइन हो चुका था। लोग बहुत परेशान थे। तो ऐसी बुरी हालत में पुरंदर सिंघा कैश टैक्स पे ही नहीं कर पाए। उनका एडमिनिस्ट्रेशन धीरे धीरे फेल होने लगा और लैक ऑफ फ्रेंड्स की वजह से करप्शन भी बहुत ज्यादा बढ़ गया, जिसका नतीजा वही हुआ जो होना था। सितंबर 16, 1838 को पुरंदर सिंघा को ऑफिशियली डिपोज कर दिया गया। उन्हें 1000 रुपीस पर मंथ की एक पेंशन दे दी गई और डायरेक्ट ब्रिटिश रूल एस्टैब्लिश हो गया। अब इसके बाद हमारा सोर्स मुटक किंगडम की तरफ शिफ्ट होता है। मुटक किंगडम ओरिजिनली बना था मुमोरिया अपराइजिंग को सॉल्व करने के लिए। बुढ़ी दिहिंग और ब्रह्मपुत्रा रिवर के बीच का ये एरिया था जिसकी कैपिटल थी रंगागोरा। और 1826 की ट्रीटी के हिसाब से बारसेनापति वहां के रूलर थे। पर उनकी डेथ के बाद जब उनका सेकंड सन माजू गोहेन रूलर बना तो चीजें बदल गईं। बदली क्योंकि ट्रीटी एक्सपायर हो गई थी और ट्रीटी एक्सपायर होते ही ब्रिटिश ने नई डिमांड्स रख दी। उन्होंने टेरिटरी का एक हिस्सा और मनी दोनों डिमांड की। और कोई भी नया रूलर ऐसी इंसल्ट एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो माजू गोहेन ने डिसएग्री किया, जिसके बाद हॉस्टिलिटी स्टार्ट हो गई। ब्रिटिश फोर्स ने अटैक किया और आखिरकार उसे एनेक्स कर लिया। और यहां भी वही पेंशन वाला टूल यूज हुआ। उन्हें 7000 रुपीस पर एनम की पेंशन पकड़ा दी गई। बिल्कुल। अब अगर इसी लेंस से हम खमती और सिंगफाओ किंगडम्स की स्टोरीज को देखें तो वहां की डायनामिक्स थोड़ी अलग थीं। खमतीज ने बर्मीज इन्वेजन के टाइम पर सदिया को ऑक्यूपाई कर लिया था और उनके चीफ ने टाइटल लिया था सदिया खोवा कोहेन, जिसे ब्रिटिश ने 1826 में फॉर्मली रिकॉग्नाइज भी कर लिया था। हाँ, लेकिन यहाँ इंटरेस्टिंग बात यह है कि ब्रिटिश ने उनसे कैश नहीं मांगा। उन्हें बस टाइम आने पर सोल्जर्स और पाइक सप्लाई करने थे। पर 1835 में इस चीफ की डेथ हो गई और उनका एल्डेस्ट सन पावर में आया। और आते ही उसने मुट्टक किंगडम में कुछ लैंड डिमांड करनी शुरू कर दी। पर वहां जो ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट था, उसने सोचा कि ये डिस्प्यूटेड एरिया सीधा ब्रिटिश ऑक्यूपेशन में ले लिया जाए, जिसे नए चीफ ने ऑब्वियसली रिजेक्ट कर दिया। इस डिसएग्रीमेंट का रिएक्शन बहुत एक्सट्रीम था। ब्रिटिश ने चीफ को सीधे डिपोज कर दिया और खमतीज ने, जो असामी स्पाइक्स को एनस्लेव करके रखा था,
उन्हें कंप्लीटली फ्री कर दिया। ये इतना बड़ा इंटरफेरेंस था कि खमतीज एकदम भड़क गए। उन्होंने डायरेक्टली उस ब्रिटिश एजेंट को ही मार दिया। और उसके बाद तो ब्रिटिश फोर्सेस ने पूरे रिवोल्ट को ब्रूटली सप्रेस किया और 1842 एडी में एक प्रोक्लेमेशन के थ्रू एनेक्सेशन पूरा कर लिया। इसी के साथ सिंगपो किंगडम की हिस्ट्री भी जुड़ी हुई है। ये लोग रिवर नोदेहिंग, जो मुटॉक के ईस्ट में है, और रिवर टंगापानी के बीच रहते थे। इनके चीफ को गाओ बोलते थे। और इनके साथ ब्रिटिश ने एक सब्सिडियरी ट्रीटी की हुई थी। कंडीशन ये थी कि ईस्ट से आने वाले किसी भी एनिमी इन्वेजन की इन्फॉर्मेशन सिंगपोज पहले ब्रिटिश को देंगे। राइट, लेकिन पॉलिटिक्स इतनी सिंपल नहीं होती। कुछ अहोम नोबिलिटी के लोग थे जो अपने पावर लॉस से फ्रस्ट्रेटेड थे। उन्होंने सिंगपोज को ब्रिटिश के खिलाफ रिवोल्ट करने के लिए इंस्टिगेट किया। पर ब्रिटिश रिस्पॉन्स बहुत क्विक था। कैप्टन न्यूवेल ने फोर्सेस लीड की और इस रिवोल्ट को जल्दी सप्रेस कर दिया। तो बेसिकली ट्रीटीज यहाँ ज्यादा काम नहीं आई। हाँ, अब प्लेन्स को छोड़कर खासी, जैंतिया और गोबा की तरफ आते हैं। यहाँ सिचुएशंस बिल्कुल अलग थी। खासी हिल्स में टेंशन शुरू हुई एक रोड कंस्ट्रक्शन को लेकर। ब्रिटिश को असम और सिलेट के बीच कम्युनिकेशन के लिए एक डायरेक्ट रोड बनानी थी। तो खासी चीफ तिरोत सिंह ने उन्हें रानी से नांकलो तक रोड बनाने की परमिशन दे दी। पर उसकी इस परमिशन ने बाकी चीफ्स को डरा दिया। बाकी चीफ्स को नेचुरली डेंजर फील हुआ कि रोड आएगी तो ऑक्यूपेशन भी स्टार्ट हो जाएगा। पर रिलेशन वहाँ खराब नहीं हुए थे। रिलेशन तब टूटे जब तिरोत सिंह और किंग ऑफ रानी के बीच एक डिस्प्यूट हुआ और ब्रिटिश ने तिरोत सिंह की जगह किंग ऑफ रानी का सपोर्ट कर दिया। तिरोत सिंह के लिए ये बहुत बड़ा धोखा था। इसके बाद 1829 एडी में तिरोत सिंह और खासीस ने अचानक अटैक करके 2 ब्रिटिश ऑफिसर्स को मार दिया। उस अटैक के बाद वॉर स्टार्ट हो गई, जो काफी टाइम चली। लेकिन फोर्स डिफरेंस इतना था कि आखिरकार जून 13, 1833 को तिरोत सिंह को सरेंडर करना पड़ा और इसके साथ ही खासी हिल्स ऑक्यूपाई हो गए। फिर जैंतिया किंगडम का टर्न आया। वहां के किंग राजेंद्र सिंह ने ट्रीटी तो साइन की थी, पर बर्मीज वॉर के टाइम उन्होंने ब्रिटिश को बिल्कुल असिस्ट नहीं किया। और सिर्फ न्यूट्रल नहीं रहे, जयंतियाज ने जयंतिया परागना के थ्रू डायरेक्ट ब्रिटिश टेरिटरी में इन्वेट करना शुरू कर दिया। ये ओपनली बॉर्डर वायलेट करना था। तो 1835 में कैप्टन लिस्टर ने फोर्सेस के साथ डायरेक्टली ऑक्यूपाई कर लिया और एक पॉलिटिकल एजेंट अपॉइंट कर दिया वहां। किंग राजेंद्र सिंह को समझ आ गया था कि फाइट पॉइंटलेस है। उन्होंने वॉलंटरीली सरेंडर कर दिया। उन्हें 500 रुपीस की पेंशन देकर परमानेंटली सिलहट डिपोर्ट कर दिया गया। जयंतिया के साथ एक थोड़ा डार्क हिस्टोरिकल फैक्ट गोभा किंगडम का भी जुड़ा है। गोभा नावगांव, जैसे आज नागांव कहते हैं, उसके वेस्टर्न बॉर्डर पर था और बेसिकली जयंतिया के ही जुरिस्डिक्शन में आता था। और 1832 एडी में एक बहुत डिस्टर्बिंग इवेंट हुआ था। जयंतिया किंग के डायरेक्शन पर गोभा चीफ ने 4 ब्रिटिश लोगों को कैप्चर कर लिया। और सिर्फ कैप्चर नहीं किया, उनमें से 3 लोगों को गॉडेस काली के सामने ऑफिशियली सैक्रिफाइस कर दिया। ब्रिटिश ने ऑब्वियसली ह्यूमन सैक्रिफाइस को बहुत हैवीली लिया। उन्होंने वार्न किया, पर जब जयंतिया ऑक्यूपाई किया गया तो साथ में घोभा को भी एनेक्स कर लिया गया। एक एक्सट्रीम एक्ट का एक्सट्रीम काउंटर रिस्पॉन्स दिया गया। तो अब इस क्रोनोलॉजी को आगे बढ़ाते हैं कचार, नागा, गारो और लुशाई हिल्स के ऑक्यूपेशन पर। कचार में ब्रिटिश ने गोविंदा चंद्रा को वापस किंग बनाया था, पर 1830 में उनकी डेथ हो गई और उनका कोई हेयर नहीं था। जिसका फायदा वहां के जनरल तुलाराम ने उठाया। उसने आके पूरा कचार अपने लिए डिमांड किया, लेकिन ब्रिटिश ने उसको पूरा टेरिटरी देने की जगह सिर्फ नॉर्थ कचार का रूलर बनाया। अब जब तुलमाराम की डेथ हुई तो उसके 2 बेटे नकुल राम बर्मन और ब्रजनाथ बर्मन जॉइंटली रूल करने लगे। दोनों में डिस्प्यूट शुरू हो गया। साथ ही उनका नागास के साथ भी वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट होने लगा। और इसी इंटरनल डिस्प्यूट का परफेक्ट अपॉर्चुनिटी बनाकर ब्रिटिश ने आसानी से पूरे कचार को ऑक्यूपाई कर लिया। उनको एक सॉलिड प्रिटेक्स्ट मिल गया था इंटरवीन करने का। उसके बाद आते हैं नागा हिल्स पर। शुरू में ब्रिटिश का वहां डायरेक्ट रूल एस्टैब्लिश करने का कोई मूड नहीं था, क्योंकि हिल्स को एडमिनिस्टर करना एक्सपेंसिव और टफ था। लेकिन नागाज का कंटिन्यूअसली मणिपुर और कचार के साथ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, जहां ब्रिटिश इंटरेस्ट डायरेक्टली थे। इस वजह से उन्हें आगामी किंगडम पर इन्वेजन करके उसको ऑक्यूपाई करना पड़ा और उसके बाद उन्होंने लोथास और आओ नागाज को भी सब्जुगेट किया। 1866 तक उन्होंने अपना इन्फ्लुएंस काफी एक्सपैंड तो कर लिया था, पर कंट्रोल डायरेक्ट नहीं था। बार बार मिलिट्री एक्सपेडिशंस भेजनी पड़ती थी। गारो हिल्स का केस भी थोड़ा सिमिलर था। पहले इसको सिर्फ गोलपारा का एक अटैच पार्ट माना जाता था। वहां के लिए एक स्पेशल सिविल ऑफिसर था। शुरू में तो वो लोग इंटीरियर जंगल्स में एंटर ही नहीं हुए। लेकिन 1839 में अचानक शिफ्ट आया और गारो हिल्स को एक सेपरेट डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया।
तुरा को उसका नया हेडक्वार्टर बनाया गया। और रीजन क्या दिया गया कि लोकल रूलर्स ट्रिब्यूट पे नहीं कर रहे और प्लेन्स के लोगों के साथ कंटिन्यूसली कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं। वही सेम लॉजिक, बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट्स और अनपेड ट्रिब्यूट्स। और फाइनली अगर हम लुशाई हिल्स की तरफ देखें तो कचार ऑक्यूपाई करने के बाद ब्रिटिश डायरेक्ट उनके कांटेक्ट में आए थे। और लुशाइज ने डायरेक्ट ब्रिटिश टेरिटरीज में कंटिन्यूसली रेड्स करनी शुरू कर दी थी, जिसके रिस्पॉन्स में उन्हें दबाने के लिए सेवरल मिलिट्री एक्सपेडिशंस लगातार भेजी गईं। जब कंट्रोल मिला तो डायरेक्टली असम को नहीं दिया गया। नॉर्थ लुशाई हिल्स को असम गवर्नमेंट और साउथ लुशाई हिल्स को बंगाल गवर्नमेंट के अंडर रखा गया। लेकिन 1898 में इन दोनों को वापस अमेलगमेट करके पूरा एरिया असम एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर लाया गया। वहां मिलिट्री डोमिनेंस के लिए आइजवाल और लुंगले में बड़ी आउटपोस्ट एस्टैब्लिश की गई। और इस फाइनल मूव के साथ हम कह सकते हैं कि पूरा असम यानी दोनों हिल्स और प्लेन्स फुली और डायरेक्टली ब्रिटिश रूल में आ गया था। सही कहा। तो इस सारे हिस्टोरिकल फैक्ट्स को अगर हम ब्रीफली समराइज करें तो एक क्लियर पैटर्न दिखता है कि एडमिनिस्ट्रेशन, मिलिट्री एक्शन और पेंशन, इन तीनों का कॉम्बिनेशन उनका मेन पॉलिटिकल टूल था। उनकी पॉलिसीज कितनी अडेप्टेबल थीं, ये इससे क्लियरली प्रूव होता है। जो लोग इन कंसेप्ट्स और स्ट्रैटेजीज को डिटेल में क्लियर करना चाहते हैं, उनके लिए ये सभी एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, और एंड करने से पहले एक फाइनल थॉट इस सोर्स से निकलता है। अगर हम ध्यान से देखें तो कचार में तुलाराम के बेटों की लड़ाई हो या मुतौक में बॉर्डर्स का इशू, हमेशा बॉर्डर डिस्प्यूट्स और लोकल एयर्स के झगड़ों ने ही आपस में एक बाहर की फोर्स को इंटरवीन करने का सॉलिड प्रीटेक्स्ट दिया।